हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2026 में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो वो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 21 मई को होने वाला है। इसके अलावा लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ रखी है। इसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, एजीटीए का हो गया, एएसओ का हो गया, ये जो तमाम जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, जिसको यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराने वाला है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए वो जो अपना सिलेबस निकाल रहा है ना, उसमें एक सब्जेक्ट उसने मेंशन कर रखा है जीएस वाले सेक्शन में, इतिहास। ओके, तो इतिहास में बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपसे 5 सवाल पूछेगा। ऐसा उसने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। 5 सवाल यानी 5 नंबर के सवाल आएंगे। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ। 100 में से जो 5 सवाल होंगे वो इतिहास से होंगे। तो इतिहास को अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इन्हीं में जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन इतिहास का जो फाइनल आप कह लीजिए कि जो पीवाईक्यू सॉल्व करने की जो सीरीज़ थी वो फिनिश हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राचीन इतिहास के जितने भी पीवाईक्यू जीपी ट्रिपल एससी में आज तक पूछा हुआ है, उन सभी को मैंने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है। वो अगर आप लेक्चर देखना चाहें तो इसी चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी हिस्ट्री टॉपिक अगर आप डालेंगे तो उसमें वो सीरीज आपको पूरी दिख जाएगी। तो टोटल मैंने 6 लेक्चर लिया था प्राचीन इतिहास को कवर करने के लिए। तो आज मध्यकालीन इतिहास की जगह मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास पे। रीज़न इसका ये है कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक इतिहास से ही सवाल देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को पकड़ते हैं, उस चीज़ को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको सवाल देखने को मिले। ओके, तो आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा, आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा सवाल आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके प्राचीन भारत की सवाल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के आधुनिक भारत में बेसिकली जो हम लोग जो टॉपिक आया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलते हैं, जहाँ से जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो जो आधुनिक इतिहास है बेसिकली उसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ था, उनमें कौन कौन से पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, इनसे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मराठा साम्राज्य है उससे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्वतंत्र राष्ट्र है जैसे मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, अवध हो गया, इन सभी से आपको सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जब वो राज कर रहे थे हमारे देश में, भारत में, तो उस समय जो आर्थिक उनकी नीतियाँ क्या थी, उनकी जो सामाजिक नीतियाँ क्या थी, राजनैतिक नीतियाँ क्या थी, इसके अलावा वो सांस्कृतिक उनकी नीतियाँ क्या थी हमारे इस देश में, तो वो उससे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उस समय दौरान यानी जब आधुनिक भारत यानी आप कह लीजिए कि प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो उस समय से लेकर के जो इंडिपेंडेंस हुआ लगभग उस समय तक देखा जाए तो इस देश में कितने किसान, मजदूर या वामपंथी आंदोलन हुए थे, उनकी बात किया जा रहा है, यानी इनसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस आधुनिक भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक ये है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इससे ज़्यादातर सवाल आपको, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सामाजिक एवं धार्मिक सामाजिक एवं धार्मिक जो आंदोलन हुआ था यानी सोशल एंड रिलीजियस जो आंदोलन मूवमेंट हुए थे, उनके बाद उनसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आ जाएगा। ओके, इससे सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा बंगाल विभाजन हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर लिया जाए कि कितने क्रांतिकारियों ने अलग अलग बलिदान दिए हैं अपना इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उन सब के द्वारा अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट किया गया था उनसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी जो हैं, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक होगा इस बेसिकली आधुनिक भारत के लिए। तो यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उनके प्रारंभिक आंदोलन की बात किया जाए तो इससे सवाल देखने को मिल सकता है। फिर जलियांवाला बाग से सवाल पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको बोलते हैं, असहयोग आंदोलन से सवाल मिलेगा आपको। साइमन कमीशन हो गया। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सीडीएम जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था यानी गांधी इरविन समझौता हो गया। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन हो गया। फिर मुस्लिम लीग की बात कर लिया जाए तो यहाँ से भी सवाल देखने को आएगा। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली।
फिर इसके अलावा कैबिनेट मिशन की बात किया जाए या संविधान सभा की बात किया जाए, इससे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। भारत का विभाजन जो हुआ है या स्वतंत्रता की बात कर लिया तो इससे भी सवाल मिलेगा। आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल और वायसराय, ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से भर भर के आपको सवाल मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टॉपिकों की, तो जैसे समाचार पत्र की बात कर लिया जाए, उस समय कौन से समाचार पत्र निकलते थे, कहाँ से निकलते थे, किस ईयर में निकलते थे, उनका लैंग्वेज क्या था, यानी किस भाषा में निकलते थे, उसको निकालने वाले संपादक या प्रधान संपादक का क्या नाम था, ये सब जो है इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो यहाँ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पुस्तक की बात कर लिया जाए तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। कथन की बात किया जाए, यानी कथन में बेसिकली है जो क्रांतिकारी थे वो कौन कौन सी बात को कहे थे या उन्होंने क्या क्या नारा दिया था, या उन आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी थे या महान हस्तियां थी उनको क्या क्या उपाधियां मिली थी, वो सब भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए फाइनली तो ब्रिटिश कालीन जो स्थापत्य थे, यानी ब्रिटिश काल के दौरान जो हमारे देश में अलग अलग तरीके के आप कह लीजिए कि स्थापत्य यानी जो भी आप कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट हुए थे उन सब से रिलेटेड जो है वो सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फाइनली अगर देखा जाए तो विविध यानी मिसलेनियस से भी आपको कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मोटे तौर पे मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया जस्ट बताया है कि किस किस टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगर जो यूपी ट्रिपल एस सी ने सिलेबस निकाल रखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 3 लाइन का सिलेबस है, उससे बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आने वाला है, इसीलिए इस पूरे सिलेबस को मैंने ब्रेक कर दिया है बेसिकली। तो इसमें अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं कि सवाल सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो जैसे पहला टॉपिक जो है भारत का यूरोपियों में आगमन, उनमें अलग अलग तरीके के जो यूरोपीय थे अलग अलग देशों के, उनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 1857 का विद्रोह हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात किया जाए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात, यहाँ से सवाल पूछेगा। महात्मा गांधी से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने ये बाकी उसके नीचे है ये सबसे ज़्यादा आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल और गवर्नर और वायसराय से मिल सकता है सवाल आपको देखने को। इसके अलावा समाचार पत्र और पुस्तक और कथन और उपाधियों की बात किया जाए तो इतना टॉपिक जो मैंने हाईलाइट किया है इस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं कवर तो सारा करूँगा क्योंकि इन सारे से जो भी PYQs आए हैं, हम एक भी PYQs छोड़ने वाले नहीं है, सारे PYQs को हम लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली देखा जाए ये आधुनिक भारत का जो सिलेबस है मोटे तौर पर अगर आप कहें तो यही है, यानी इन्हीं टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। और ऑलमोस्ट मेरा अपना अनुमान कह रहा है, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो भी अनुभव है इस चीज़ का कि मतलब GS के पेपर देने गई, मतलब PCS लेवल UPSC लेवल तक का मैं एग्ज़ाम जो भी दिया हूँ बेसिकली, अगर उसमें देखा जाए तो जो मेरा अनुमान है कि ओवरऑल जो 5 सवाल वो इतिहास से पूछने की बात कर रहा है, तो उसमें अगर उससे में अगर देखा जाए तो प्राचीन जो इतिहास हो गया, या जो मध्यकालीन इतिहास हो गया, या वो आधुनिक इतिहास हो गया, इन तीनों से जो है वो तीनों सेगमेंट से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास खुली फ्रीडम होती है, वो चाहे जिस सब्जेक्ट से चाहे वो सवाल पूछ सकता है। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये कह रहा है कि आधुनिक भारत से वो कम से कम 3 सवाल पूछेगा। ओके, इसके अलावा एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है, एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है। अगर आधुनिक भारत से 3 नहीं पूछेगा, अगर यहाँ से घटा के ये 2 किया तो ये एक मार्क्स आपका यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है कि यानी इससे 2 सवाल पूछ सकता है। ओके, तो यानी जो कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरे अपने हिसाब से कि या तो 1 + 1 + 3 पूछ सकता है, या 2 + 1 + 2 सवाल वो पूछ सकता है। ओके, तो बेसिकली मेरा अपना अनुमान यही कह रहा है कि इन्हीं में से किसी एक रेशियो में वो टोटल 5 सवाल को कंबाइंड करके आपसे पूछेगा। मेरा ज़्यादातर ये अनुमान है कि आधुनिक भारत से वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल पूछने के लिए ट्राई करेगा। ओके, तो ये जो मैंने आपको बता दिया ये सिलेबस बेसिकली, ये सिलेबस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। याद इन द सेंस ये है कि आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हमें आधुनिक भारत में किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि होगा आपका भारत में यूरोपीय आगमन, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए या फ्रांसीसी, इन सब से रिलेटेड जो सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। ओके, तो आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है? आज का लेक्चर का पहला सवाल ये कह रहा है कि अगुआड़ा किला, कौन सा किला भैया? अगुआड़ा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है? अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? सवाल आपका यही कह रहा है। ओके, यानी अगुआड़ा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कह रहा है केरला, ऑप्शन सी कह रहा है गोवा, ऑप्शन डी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन ई कह रहा है कोई नहीं।
तो अगुआड़ा किला की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो अगुआड़ा जो किला है ना, इसका अगर देखा जाए तो निर्माण जो कराया गया था, अगुआड़ा किला का जो निर्माण कराने वाले लोग थे वो बेसिकली कौन थे? पुर्तगाली थे। ओके, यानी पुर्तगालियों ने ही अगुआड़ा किला का निर्माण कराया है। पुर्तगाली, ओके, निर्माण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल इन केस फ्यूचर में अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कि अगुआड़ा किला का निर्माण किसने कराया था भारत में, तो वो पुर्तगालियों ने कराया था। एक नदी है उसके तट पर कराया था बेसिकली। तो किस नदी के तट पे? उसका नाम है मांडवी। मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे बेसिकली अगुआड़ा किला का स्थापना कराया है, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है बेसिकली। और इसे यानी अगुआड़ा अगर किला यानी अगुआड़ा फोर्ट की अगर बात किया जाए तो इसे मराठा प्लस डच के आक्रमण से इसे बचाने के लिए किया गया था। ओके, यानी जो पुर्तगालियों ने इस किला का निर्माण कराया था वो अपने आप को मराठा और डच के जो आक्रमण थे उस समय उनसे बचाने के लिए किया था। और ये किला अगर पूछा है कि कहाँ पे है, तो ये बेसिकली गोवा में है। ओके, ये जो किला है अगुआड़ा जो किला है ये किस राज्य में स्थित है, ये सवाल पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में है। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। इस पॉइंट का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ सवाल करने से हमारा मतलब वो कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि हो सकता है वो सवाल एग्जैक्ट रिपीट ना करे, लेकिन वो उसी थीम को पकड़ सकता है, यानी उसी थीम के बेस पे वो आपसे फिर से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि भारत में वीओसी, वीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी निगड़े, यानी वेरी निगड़े कह लीजिए, और ओस्टीन डिशे कंपनी। ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि भारत में जो वीओसी है ये बेसिकली एक कंपनी का नाम है, वो गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ओके, तो वीओसी की अगर बात किया जाए तो वीओसी की जो स्थापना की गई थी, इस कंपनी की जो स्थापना किया गया था वो, यानी इसका जो गठन किया गया था बेसिकली कह लीजिए, जो गठन किया गया था वो 1602 में किया गया था। कब किया गया था? 1602 में किया गया था। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये डचों के द्वारा किया गया था, डच के द्वारा। ओके, तो बेसिकली जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वीरी निगड़े ओस्टिन डिशे कंपनी, ये बेसिकली एक डच लैंग्वेज का मतलब नाम है, बेसिकली ये डच लैंग्वेज है। ओके, तो ये बेसिकली डचों के द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी। तो सवाल पूछा है कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डचों के द्वारा बनाया गया था, 1602 में बनाया गया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ऐसी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि डच जो हैं वो सबसे पहले, अगर आपसे ये सवाल पूछे कि डचों के द्वारा भारत में स्थापित किया जाने वाली पहली जो फैक्ट्री है वो कब और कहाँ पे बनाई गई थी, तो डचों के द्वारा भारत में पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो मसूलीपट्टनम में की गई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और 1605 में किया गया था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम ये कहाँ पे है भैया? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, आंध्र प्रदेश में 1605 में डचों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री यहीं पे स्थापित की गई थी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ओके, कौन सा भैया चर्च है ये है आपका बंदेल चर्च। तो बेसिकली वही कह रहा है कि सबसे पहले तो पॉइंट आप यहाँ से ये निकालिए कि जो बंदेल चर्च है इसका निर्माण किसने कराया था? तो पुर्तगालियों ने कराया था। ये सवाल में ही दे रखा है, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ओके, तो पुर्तगालियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, किसका? बंदेल चर्च का। तो ये पूछा है कि भारत के किस राज्य में इसकी स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, किसकी? बंदेल चर्च की। तो बंदेल चर्च की अगर बात किया जाए तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी। ओके, तो बंदेल चर्च जो है अगर देखा जाए तो बंदेल चर्च जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ओके, बंदेल चर्च कहाँ पे है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और ये हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। ये जो पश्चिम बंगाल में है, किस ज़िले में है ये बंदेल चर्च? तो हुगली जिले में है, हुगली जिले में है, और जिस जगह पे है उसका नाम है बंदेल शहर। ओके, तो वहाँ पे ये स्थित है। और ये चर्च कब बनवाया गया था? अगर सवाल पूछ लिया आपसे कि ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये पुर्तगालियों के द्वारा 1500 जस्ट अ मिनट
1599 यानी 1599 में इसकी स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि वास्को डिगामा का मकबरा, वास्को डिगामा का मकबरा यानी उनको कहाँ दफन किया गया था, यानी उस दफन स्थान के बारे में पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सबसे पहले ये जानिए कि वास्को डिगामा था कौन। ओके, वास्को डिगामा के बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वास्को डिगामा जो है ये बेसिकली पुर्तगाली नाविक था। कौन था ये पुर्तगाली पुर्तगाली नाविक था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाली नाविक था। और ये अगर देखा जाए भारत में कब आया तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। 20 मई 1498 ईस्वी को, 20 मई 1498 ईस्वी को ये भारत में पहुंचा। और भारत के किस वाले पार्ट में पहुंचा तो ये सपोज कीजिए इंडिया का नक्शा है, मैं हाफ बना रहा हूँ इसलिए कि पूरा दिखाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली ये वाला जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट यानी आज के समय में अगर देखा जाए तो ये केरला वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक जगह है कालीकट बंदरगाह, उस समय हुआ करता था। कालीकट बंदरगाह के नाम से एक जगह है, बेसिकली वो बंदरगाह ही था। तो इसी बंदरगाह पर 20 मई 1498 को वो भारत की धरती पे कदम रखा। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बारे में मैंने सिंपली इतना ही बताया कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था और यह 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पे यानी वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो ये केरला में है, यहाँ पे अपने पहला कदम रखा था। ओके, तो सवाल क्या पूछा है भैया कि वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोच्चि हो जाएगा। कोच्चि यानी ये भी कहाँ पे है भैया? तो ये भी आपका हो जाएगा केरला में ही। ओके, कोच्चि जो जगह है वो केरला में है। तो सपोज ये मतलब ऐसा नहीं है कि वास्को डिगामा आया और यहीं मर गया, ऐसा नहीं है। वास्को डिगामा 20 मई 1498 को यहाँ पे आया और वो कुछ समय यहाँ पे बिताया और यहाँ से वो व्यापार करने लगा, यानी यहाँ से मसालों का एक ढेर अपने नाव पे रख करके लेके चला गया। और यहाँ से जितने अमाउंट में, जितने रुपए में वो ख़रीदा था उस समय की करेंसी के हिसाब से, उसका लगभग 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के वो पुर्तगाल में यानी यूरोप में ले जा करके उसको बेच दिया। ओके, तो उसको लालच हुई तो वो गया वहाँ पे अपनी तारीफ़ किया, तो वहाँ के लोग और भी लोग आए यहाँ पे। तो अलग अलग जो यूरोपियंस थे वो यहाँ पे आके सिर्फ उनका मेन मकसद था कि यहाँ से व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ओके, तो बेसिकली जो यहाँ से वो ज़्यादातर वास्को डी गामा जो है वो मसालों को ले जा करके यूरोप में बेचा करता था और इसके बाद ये वापस दोबारा आया। ओके, पुर्तगालियों की एक सीरीज यानी पुर्तगालियों की एक वायसराय वाली, जैसे ब्रिटिश ने हमारे यहाँ वायसराय या गवर्नर जनरल के रूप में राज करना शुरू किया, अलग अलग पद निकाले, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो वास्को पुर्तगाली थे वो भी अपना पद निकाले। उसी में से एक बार ये वायसराय बन करके आया था। ओके, जब वो वायसराय बन के सेकेंड टाइम भारत में आया विदेश मतलब आप कह लीजिए व्यापार करने के लिए, तो उस समय यहाँ पे उसकी मौत हुई थी। पहली बार में नहीं हुआ था कि वो भारत को खोजा और यहीं आके मर गया, ऐसा नहीं था। यहाँ आया, व्यापार किया, यहाँ से यूरोप में ले जाके मतलब अपने मसालों को बेचा, प्रॉफिट कमाया, इसके बाद वापस आया। जब दोबारा ये यहाँ पे आया तो कुछ समय वो वायसराय के रूप में काम किया और फाइनली आगे चल करके उसकी यहीं भारत में ही केरल के पास कोच्चि में मौत हो गई। यहीं पे इसका मकबरा यानी इसके दफन स्थान को भी बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ये कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, वो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट खासकर आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 20 मई 1498 को। खासकर ईयर भी बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपको ईयर से ही सवाल पूछता है, यानी किस वर्ष वो भारत में आया था। तो 1498 में आया था। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वालिएश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। बड़ा ही सही सवाल है। सवाल इतना ज़्यादा इसमें फैक्ट दे रखा है ना कि आप मतलब आप खुद ही देखिए एक ही सवाल में कितने फैक्ट मैं निकाल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे पूछा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली ऐश्वरी में। सबसे पहले सवाल तो यही बन सकता है कि स्वाली जो ऐश्वरी है वो कहाँ पे है, तो सूरत के पास में है यानी गुजरात में होगा। ओके, तो गुजरात में स्वाली ऐश्वरी है और ये बेसिकली इसी स्वाली ऐश्वरी में अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक युद्ध करना पड़ा।
ओके, तो उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और पुर्तगालियों की हार हुई। तो सवाल ये कह रहा है कि सवाली एश्वरी में ये कब हराया था, यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे सवाल बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि सवाली का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। सवाली का युद्ध, सवाली का युद्ध अगर इसके बारे में जानने की कोशिश किया जाए तो ये 1612 ईस्वी में हुआ था। 1612 ईस्वी में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1612 ईस्वी में। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो सवाली का युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और इसके साथ साथ इसके अपोजिट में कौन थे, पुर्तगाली थे। ओके, पुर्तगालियों के बीच में या पुर्तगाली सेना के मध्य में हुआ था। यानी आपसे सवाल यहाँ पे दो बन सकता है कि सवाली का युद्ध किस साल हुआ था, तो 1612 ईस्वी में हुआ था। ये सवाली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज थे और जो पुर्तगाली थे उनके मध्य में हुआ था, उन्हीं के सेनाओं के मध्य में हुआ था। तीसरा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग जानते रहिएगा कि जो इसमें किसने विजय प्राप्त किया था, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और पुर्तगाली हार गए थे। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपको डेट फिक्स करना है या फिल करना है कि वर्ष डैश दिया है, तो यहाँ पे 1612 किया जाना चाहिए। ओके, अब आपका ये सवाल पूरी लाइन फील्ड बैठ जाएगी कि वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली एश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक या पुर्तगाली नाविक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि वास्को डिगामा जो है, जो कि एक पुर्तगाली अन्वेषक या पुर्तगाली नाविक था, वो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किस साल किया था। पहला ऑप्शन कह रहा है 1598, ऑप्शन बी कह रहा है 1500 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1498, ऑप्शन डी कह रहा है 1600 में। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को जो वास्को डिगामा साहब थे वो इंडिया के धरती पे कदम रखा, समुद्री रास्तों की खोज किया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1498। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारत के, जस्ट अ मिनट जी, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1941 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ओके, क्या कह रहा है भैया, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। यहाँ पे भी आपको बहुत ढेर सारा फैक्ट देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था, बेसिकली अगर देखा जाए तो उस राजा का नाम अगर हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश किया जाए तो उनका नाम था बेसिकली अनीजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा। अनीजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा, जो कि सिर्फ ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे तो मार्तंड वर्मा ही दे रखा है। तो इनका ये पूरा नाम था। ये कहाँ के राजा थे ये भी आप जानते रहिए। तो ये त्रावणकोर के राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे। ओके, त्रावणकोर के ये लोग राजा, मतलब ये लोग नहीं, ये जो राजा थे मार्तंड वर्मा जी, ये त्रावणकोर के राजा थे। तो यही जो राजा थे यानी मार्तंड वर्मा जी, ये दक्षिण भारत के राजा जो कि 1741 में, यहाँ पे मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। ओके, इतना फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि सारे फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोलाचल की लड़ाई कब हुई थी, कोलाचेल की लड़ाई किस साल हुई थी। तो इसी सवाल में आंसर दे रखा है 1741 में, 1741 में यानी 1741 ईस्वी में। किसके साथ हुई थी? इस राजा के यानी मार्तंड वर्मा जी के साथ किसकी हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ओके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्तंड वर्मा जी थे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला
बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? बेसिकली सिंपली अगर इसको एक वर्ड में समझे तो पूछना चाह रहा है कि वेल्लोर जो विद्रोह था, वेल्लोर जो म्यूटिनी थी वो किस साल हुई थी? 1812 में, 1800 में, 1806 में या 1813 में? तो वेल्लोर म्यूटिनी की अगर बात किया जाए तो वेल्लोर म्यूटिनी जो हुआ था वो 10 जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। 10 जुलाई 1806 ईस्वी में वेल्लोर म्यूटिनी हुआ था। कब हुआ था भैया? 10 जुलाई 1806 को। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? बेसिकली सवाल कहना चाह रहा है कि अमृतसर की पहली संधि कब हुई थी। तो सबसे पहले ये जानिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। ओके, पहली संधि जो अमृतसर की थी किन किन के बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ रणजीत सिंह के बीच में, इन दोनों के बीच में जो अमृतसर की संधि हुई थी वो हुई थी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और कब हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1809 में हुई थी। अगर ईयर के साथ देखा जाए, मतलब डेट के साथ अगर देखा जाए, तो अमृतसर की जो पहली संधि हुई थी वो हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। 1809 ईस्वी में जो अमृतसर की पहली संधि हुई थी वो आपकी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1809 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इस संधि पे अगर बात किया जाए, यानी अमृतसर की जो संधि थी, इस पे किस किस का साइन हुआ था? तो उस समय मेटकॉफ यहाँ के वो थे, अंग्रेजों की तरफ से मेटकॉफ ने पार्टिसिपेट किया था और इधर रणजीत सिंह ने किया था। ओके, तो इन दोनों की इस पे साइन हुआ था, यानी इनका सिग्नेचर हुआ था। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमृतसर की जो पहली संधि हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो हैं उसमें भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल। मैं फुल फॉर्म नहीं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ आइएगा, गवर्नर जनरल। ओके, अगर आप सुन रहे हैं तो एक एक वर्ड में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अमृतसर की जो पहली संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से मेटकाफ ने इस पर साइन किया था और भारत की हमारे अपने इधर भारत की तरफ से रणजीत सिंह ने किया था। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। इतना अगर फैक्ट आपको याद है तो अमृतसर की संधि से वापस सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो पहला पॉइंट तो हमारे मन में यही आना चाहिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछ रखा है। तो बक्सर के युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध जो हुआ था ये 22 जस्ट अ मिनट, ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब हुआ था भैया? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था। अच्छा, सवाल यहाँ से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये किन किन के बीच में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध यहाँ पे सामने दिख लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यानी अंग्रेजों के साथ हुआ था। अंग्रेज एक तरफ थे और इसके अलावा जो देखा जाए तो दूसरी तरफ जो थे वो 3 लोग थे। कौन कौन? मीर कासिम, नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल के कहीं से भी पूछा जा सकता है। मीर कासिम हो गए, इसके अलावा सुजाउद्दौला साहब थे, सुजाउद्दौला। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय। ओके, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ ये 3 लोग थे। अब 3 लोग को तो मैंने नाम बता ही दिया, तो नाम के अलावा इन कहाँ कहाँ के राजा थे या कहाँ कहाँ के ये नवाब थे ये भी जानिए। तो मीर कासिम की बात किया जाए तो ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के थे ये बंगाल के नवाब थे। ओके, इसके अलावा अगर शुजाउद्दौला की बात किया जाए तो ये अवध के नवाब थे, ये अवध के नवाब थे। ओके, अवध के नवाब। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शाह आलम द्वितीय की तो ये मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे। 3 लोगों का नाम मैंने बताया जो कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किए थे और कहाँ कहाँ के नवाब थे वो भी मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ये पॉइंट है, इन तीनों लोगों के मध्य हुआ था, यानी अंग्रेजों के और इन तीनों लोगों के
बीच में, यानी इन तीनों लोगों की सेना एक साइड थी, किस किस की, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की, और एक तरफ जो थी वो अंग्रेज़ों की सेना थी। अच्छा, अंग्रेज़ों की बात किया जाए कि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाला वो सेनापति का नाम क्या है, तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा हुआ है और पूछने के चांसेस फिर है। सेनापति यानी वो इंसान जो अंग्रेज़ों के सेनापति के रूप में इन लड़ाई में काम किया था, तो उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेज़ों की तरफ से सेनापति के रूप में काम किया था, और इधर से मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे। अच्छा, इसमें विजय किसकी हुई थी, तो इसमें अंग्रेज़ों की विजय हो गई थी। बाकी ये सभी लोग हार गए थे। बेसिकली एक संधि पे एग्रीमेंट करने के लिए विवश हुए थे, यानी इन्होंने एक संधि की थी किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के साथ। तो इन्होंने एक संधि की थी जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। ये जब हार गए थे, मतलब ये तीनों लोग जब हार गए थे, तो इन तीनों लोगों ने एक संधि की थी जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ओके, ये संधि है जो वो 2 बार हुई थी, बेसिकली 2 फेज में हुई थी। एक जो पहली संधि इसकी थी वो हुई थी 12 अगस्त, 12 अगस्त, ईयर याद रखिएगा, ईयर पूछता है, 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। इसके अलावा 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। तो ये 2 बार, ये 2 संधियाँ हुई थी इलाहाबाद की। पहली मैंने बताया कि 12 अगस्त 1765 को, दूसरी मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन के बाद हुई थी। ओके, तो इस अगर संधि की बात किया जाए तो इस संधि के तहत जो है अंग्रेजों को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमति हुई थी। यानी इस संधि में जो पहली पहली इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें अंग्रेजों ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। ओके, हर साल 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देंगे। अब सवाल ये उठता है कि भैया मुगल सम्राट उस समय कौन था, तो यही थे ना, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ों के द्वारा 26 लाख रुपए सालाना एज अ पेंशन के रूप में दिया जाना था। ओके, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 लाख रुपए। तो सवाल इतने बन के आए हैं, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। सवाल ऐसा नहीं है कि आपको मैं 26 लाख बताऊं और आगे मूव कर जाऊं, तो ना आपको प्रॉफिट होने वाला है, ना आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ओके, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था वो इंपॉर्टेंट था, किन किन के बीच में हुआ था वो इंपॉर्टेंट था, और जो हमारी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से या भारत की तरफ से लड़े थे उनमें से कौन से लोग कहाँ कहाँ के नवाब थे वो इंपॉर्टेंट था। अंग्रेजों का सेनापति का नाम क्या था वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इसका आउटपुट जो निकला था, यानी इसका जो आउटकम आया था इस युद्ध का, कि एक संधि आई थी जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, वो कब कब हुई, किन किन के बीच में हुई, उसके क्या क्या प्रावधान थे। ओके, तो यहाँ तक सवाल अगर आप इतना कॉन्सेप्ट आप पकड़ पा रहे हैं तो वापस लेखपाल में इससे ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि वो और डीप में जाके आपसे सवाल पूछने वाला है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ओके, इन चारों ऑप्शन में पहला कह रहा है बम्बई, दूसरा कह रहा है हुगली, तीसरा कह रहा है मछलीपट्टनम और चौथा कह रहा है चौल। तो सवाल क्या कह रहा है भैया कि पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ओके, तो बम्बई जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश था, बिल्कुल सही बात है। हुगली भी था, चौल भी था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। मैंने आपको बताया अभी कुछ सवाल पहले कि डचों ने यहीं पे एक फैक्ट्री स्थापना की थी 1605 में, तो ये डचों का उपनिवेश था, डचों का उपनिवेश था। कौन? मछलीपट्टनम, जो कि 1605 में यहीं पे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। अब सवाल जो पूछा है कि पुर्तगाली उपनिवेश था, तो बेसिकली नहीं था इसमें, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद हम लोग ये भी तो जान सकते हैं ना कि भैया पुर्तगाली उपनिवेश कौन कौन से थे। तो पुर्तगाली उपनिवेश की अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली उपनिवेश में मैंने बता ही दिया कि बम्बई था, हुगली था, चौल था। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो दीव हो गया, दमन हो गया, बेसिन हो गया, और गोवा हो गया, कन्नौर हो गया, कालकट हो गया, कोचीन हो गया, कोलंबा हो गया, गैले हो गया, सतारा हो गया, नागपट्टनम, ये ढेर सारे जो भी चीज़ मैंने आपको नाम बताए ये सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे उस समय। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है सवाल के कि काजू की देन किसकी है। ओके, काजू भारत में कहाँ से लाई गई या किन लोगों ने लेकर के आई। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि डच, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटिश, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी कह रहा है पुर्तगाली। तो सवाल ये है ना दोस्तों
कि जो हमारे देश में बहुत सी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, लाल मिर्च हो गया, मकई मकई जिसे हम लोग भुट्टा बोलते हैं यानी मैज़, ओके, टमाटर हो गया, शकरकंद हो गया, चीकू, काजू, अमरूद, पाइन एप्पल जो हम लोग से यानी आप कह लीजिए पाइन एप्पल को अनानास बोलते हैं, ओके, शरीफा हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, जहाज निर्माण का जो उद्योग है ये सब हो गया। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया एक लिस्ट में, ये बेसिकली पुर्तगालियों की देन है, यानी पुर्तगालियों ने इसे भारत में लेकर के आया, ओके। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना के इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। तंबाकू, तंबाकू के बाद अगर हम लोग बात करें तो मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली के बाद अगर हम लोग बात करें तो आलू हो गया, आलू भी पुर्तगालियों ने लेकर के आया। लाल मिर्च की बात करें तो इन्होंने ही लेकर आया था लाल मिर्च। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मकई हो गया, मकई, मकई के अलावा अगर देखा जाए तो टमाटर हो गया, टमाटर। इसके अलावा शकरकंद हो गया, शकरकंद। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चीकू हो गया, चीकू, चीकू की बात जो कि सवाल में पूछा है वो भी यही का है, यानी काजू, काजू जो है वो बेसिकली पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा अमरूद जो हम लोग खाते हैं, विटामिन सी का वो एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स भी है अमरूद। इलाहाबाद का अमरूद काफ़ी फेमस है। इसके अलावा पाइन एप्पल यानी अनानास की बात कर लिया जाए, पाइन एप्पल जो है वो भी इन्हीं की देन थी। इसके अलावा शरीफा जो है कटहल का छोटा भाई या छोटी बहन जो भी है लगता है, ओके, शरीफा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस जो है आज हम लोग प्रिंट कर पाते हैं बहुत आसानी से। प्रिंटिंग जो प्रेस है बेसिकली मीडिया की बात किया जाए, जो भी प्रिंट आउट मतलब आप पेपर या न्यूज़पेपर आते हैं प्रिंटिंग प्रेस, उन सब में भी पुर्तगालियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा जहाज़ निर्माण यानी जो जहाज़ बनाई जाती हैं पानी वाली, उनके निर्माण के लिए जो टेक्नोलॉजी या जो भी उनके निर्माण में ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो भी अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों की ही देन है। तो इतना जितना भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया ये सब किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की। इसी में काजू भी आपका आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुर्तगाली, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया, ओके। डेनिश यानी डच की बात कर रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, ओके। स्थापना अगर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए तो इसको स्थापित किया गया था 17 मार्च 1616 को, ओके। 17 मार्च 1616 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था, किसको, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके। अब सवाल क्या पूछा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन यानी अपनी सेवा कब शुरू की थी। परिचालन का मतलब होता है सर्विस यानी सेवा, ओके। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो 1616 में ही इसको स्थापित किया गया था और 1616 में ही इसने अपनी परिचालन यानी अपनी सर्विस देनी शुरू कर दी थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। अभी कुछ सवाल पहले ही मैंने बक्सर के युद्ध के बारे में बताया कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में या 1765 में हुआ था बेसिकली। और ये जो युद्ध हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो मतलब जो 1764 में युद्ध हुआ था और ये 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें इस संधि को करने के लिए जो अंग्रेज़ों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वो बेसिकली था रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत चालाक आदमी था, बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। वो जो है अंग्रेज़ों की तरफ से पार्टिसिपेट किया और ये अब इधर से सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ दो इसने संधियाँ की, ओके। कब कब किया, एक 12 अगस्त को किया, एक 16 अगस्त को किया, ओके। तो सवाल ये है बेसिकली जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था और अक्टूबर 1764 में, लेकिन जो इसने संधियाँ की थी वो बेसिकली अगस्त में की थी। एक 12 अगस्त को हुआ था और एक 16 अगस्त को हुआ था। ईयर क्या है भैया, उसके एक साल बाद ही था 1765 में। तो इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने पार्टिसिपेट यानी भाग किया था और इधर से सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ इसने दो संधियाँ की थी, ओके। तो इसमें कुछ मुख्य शर्तें रखी गई थी। मुख्य शर्तें ये थी, एग्जांपल मैं आपको बता ही दे रहा हूँ ऐसे कि इस इलाहाबाद की संधि में जो मुख्य शर्तें थी वो थी, पहला ये कि अवध के जो नवाब थे अवध के जो नवाब थे यानी सुजाउद्दौला साहब वो इनके एरिया में जो आता था, जैसे अवध के नवाब से जो इलाहाबाद एवं कड़ा था उस ज़िलों को लेकर के मुगल सम्राट को दिया जाएगा।
यानी पहले वाले कंडीशन में अगर ये देखा जाए तो शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा को लेकर के वो शाह आलम द्वितीय को देने की बात कही गई थी। ओके, इसके बाद जो दूसरा इसका मुख्य शर्त ये था कि कंपनी जो है वो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो है मुगल सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय को देगी। ओके, तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि मुगल सम्राट जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को प्रदान कर देगी। ये तीन जो मुख्य पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा। मैंने पहला ये बताया कि जो अवध के नवाब थे यानी शुजाउद्दौला साहब, उनसे इलाहाबाद को लेकर और उनसे कड़ा को लेकर के, यानी ये दो ज़िले थे, इन दोनों ज़िलों को लेकर के मुगल सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय को देने की बात कही गई थी। ओके, दूसरा मैंने मुख्य शर्त में ये बताया कि जो कंपनी है वो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के तौर पे मुगल सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय को देगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो मुगल सम्राट थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी यानी जो भी उस समय टैक्स कलेक्ट करते थे वो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों को प्रदान करेगी, क्योंकि अंग्रेज डायरेक्ट रूल थोड़ी कर रहे थे, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था जिसके अंदर में बेसिकली उनमें सारे मेजॉरिटी में जो भरे गए थे वो अंग्रेज ही थे। तो ये बेसिकली जो कंपनी, हम मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपनी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल ये कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अवध। ओके, अवध इसलिए हो जाएगा भैया कि अवध के जो नवाब थे वही तो बेसिकली आप कह लीजिए कि इलाहाबाद को और कड़ा को क्या करते थे, मुगल सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय को देने की बात कही गई थी। ओके, तो ये कहाँ के नवाब थे? शुजाउद्दौला साहब, तो ये अवध के नवाब थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? देखिए कितनी बार ये सवाल रिपीट कर रहा है, वास्को डिगामा की ही बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये 20 मई 1498 को कालीकट पे उतरे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 1498 को कालीकट पे उतरे थे। कालीकट है कहाँ? तो आज के समय में अगर देखा जाए कालीकट जो है वो केरला में है, केरल में। ओके, तो जो ये पश्चिमी तट है भारत का, तट का मतलब होता है जहाँ पे समुद्री बेसिकली ज़मीन और समुद्र एक दूसरे से आके मिलते हैं, उस वाले एरिया को, जो ट्रांजिशन वाला एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं तट। ओके, तो ये कहाँ पे उतरे थे 1498 में? ये बेसिकली देखा जाए तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरे थे, जो कि ये पश्चिमी तट पे पड़ता है यानी वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है इंडिया के। ओके, तो 17 मई 1498 को कालीकट के तट पे उतरे और इनको जो यहाँ तक लाने के लिए बहुत मदद की थी, यानी वास्को डिगामा को इस बंदरगाह पे उतारने में जो मदद की थी उनका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। ये भी सवाल यूपी पीसीएस में पूछ रखा है। अब्दुल मजीद इनका पूरा नाम था, अब्दुल मजीद। ये क्या थे भैया? तो ये बेसिकली देखा जाए तो गुजरात में एक ये मछुआरे थे, ये एक तरीके के मछुआरे इनका प्रोफेशन, यानी ये मछली पकड़ने का काम करते थे। नाम क्या था? अब्दुल मजीद। यही इन्होंने ही हेल्प किया था वास्को डिगामा को पश्चिमी तट पर उतरने के लिए। ओके, यानी ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है बेसिकली कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? ओके, तो सवाल बेसिकली ये घुमा फिरा कि ये कहना चाह रहा है कि जब 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा किया गया तो इससे पहले यहाँ पे किस सत्ता का नियंत्रण था? ओके, तो बेसिकली पहला ऑप्शन कह रहा है अफगान, दूसरा कह रहा है मराठा, तीसरा कह रहा है सिख, चौथा कह रहा है राजपूत। ओके, तो आगरा शहर की अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो सबसे पहले पॉइंट ये जान लीजिए कि आगरा शहर को बसाया किसने था। ओके, आगरा शहर की अगर बात किया जाए तो इसे बसाने वाली या इसकी स्थापना की बात किया तो 1504 ईस्वी में एक मुग़ल शासक थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था या आगरा शहर का गठन किया था। गठन नहीं, इन द सेंस स्थापना किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था या इसकी स्थापना किया था। ओके, तो
तो जो मुगल थे, यानी कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज आए बेसिकली, जब उसने ये पूछ रहा है कि इनमें से किसको हरा करके अंग्रेजों ने 1803 में आगरा शहर पे कब्जा किया था, तो इनमें से अगर देखा जाए तो जब ये हराए थे तो उसमें यहाँ पे मराठों का साम्राज्य था, यानी आगरा पे उस समय मराठों का राज चलता था। ओके, तो मराठा के आने से पहले जब मुगल साम्राज्य पतन हुआ, इसका मतलब ये है कि जब मुगल साम्राज्य थे, जब उनका पतन हुआ तो फिर मराठा काम यहाँ पे आके अधिकार कर लिए, और फिर 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हरा करके वापस आगरा शहर पे अपना कब्जा कर लिया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे 1803 में ही वो मराठों को पराजित करके सिर्फ आगरा पे ही नहीं, आगरा के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों ने अलीगढ़ पे, मेरठ पे, झांसी पे, बांदा, हमीरपुर, जालौन और जो आसपास के जो एरिया थे ना उन पे भी वो अधिकार कर लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर ये यूपी का मैप मांगने, ये सपोज कीजिए, ये मैं ऐसे रफली है कि यूपी का मैप बना रहा हूँ, तो ये वाला एरिया है ना, ये वेस्टर्न बुंदेलखंड वाला एरिया जो है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आगरा यहाँ पे हो जाता है, झांसी ये है, ललितपुर ये है, बांदा ये है, जालौन ये है। तो ये वाला जो एरिया है ना वेस्टर्न, आपके लिए वेस्टर्न ही नहीं, ये बेसिकली जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उस पर मराठाओं का राज था, और मराठाओं से अंग्रेजों ने 1803 में युद्ध करके छीन लिया था। ओके, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल ये बन सकता है कि किस साल किया था, तो 1803 में किया था, और ये वहाँ पे मराठों का राज था जब वो लोग अंग्रेजों ने मराठों से ये चीज़ छीन ली थी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के एक परिवार द्वारा संभाल ली गई, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। ओके, सवाल बड़ा ही सही है। सवाल कहना चाह रहा है कि शिवाजी की जब मृत्यु हो गई थी तो मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो है वो पेशवाओं के हाथ में चली आई थी। ओके, सवाल यह है कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी तो मराठा जो साम्राज्य है या राज्य है उसका जो प्रभावी शक्ति था वो एक परिवार के हाथ में आ गई थी, जिसे पेशवा कहा जाता था बेसिकली। और पेशवा उस समय वो कौन बनते थे, तो पेशवा इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए, जैसे पहला कह रहा है चित्तपावन ब्राह्मण या पाटिल या देशमुख या कुंभी, तो इनमें से अगर देखा जाए जो पेशवा बनते थे वो चित्तपावन ब्राह्मण जो हैं इनसे बिलोंग करते थे। ओके, बेसिकली कहने का मतलब है कि शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी तो मराठा राज्य में प्रभावी जो शक्ति है वो वहाँ के पेशवाओं के अंदर, जो कि एक परिवार से आते थे, वो पेशवा के रूप में संभाले, जो कि एक चित्तपावन ब्राह्मण थे वो लोग। ओके, जो पेशवा थे वो चित्तपावन ब्राह्मण थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पेशवा कौन बने थे। प्रथम पेशवा की अगर बात करें कि मराठों के जो प्रथम पेशवा बने थे उनका क्या नाम था, तो आपका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जी जो हैं वो मराठों के पहले पेशवा बनाए गए थे, विश्वनाथ। ओके, ये कब बनाए गए थे, तो ये 1717 ईस्वी में बनाए गए थे। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ जी बने, और ये कब बने, 1717 में बने। बालाजी विश्वनाथ जो हैं इन्हीं के शासनकाल से यह पद जो है वो वंशानुगत हो गया, यानी हेरिडेटरी हो गया, यानी जो भी इनके वंश के लोग हैं वही आगे चल करके पेशवा बनते जाएंगे। ओके, कोई दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोनार्कियल सिस्टम था। ओके, आज के समय में अगर भारत में देखा जाए तो डेमोक्रेसी होता है, लेकिन उस समय क्या था, मोनार्की वाला सिस्टम था। इसीलिए जब बालाजी विश्वनाथ जी पहले पेशवा बने तो इन्होंने इस चीज़ को, यानी जो पद है पेशवा की, उसको हेरिडेटरी यानी आनुवंशिक कर दिया था, यानी इनके परिवार से ही कोई बनेगा, बाहर का कोई नहीं बनेगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंधों से मिलान किया जाए। यानी सवाल ये पूछना चाह रहा है कि जो सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे, वो किन किन क्षेत्र में राज करते थे, यानी इनका प्रभाव या इनका प्रभुत्व जो है वो किन किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। जैसे आज के समय में देखा जाए तो बीजेपी में एक मंत्री हैं सिंधिया जी। ओके, तो वो सिंधिया जी की बात किया जाए तो वो किस क्षेत्र से आते हैं, होलकर उस समय किस क्षेत्र से आते थे, गायकवाड़ या भोसले जो हैं ये सब किस क्षेत्र से आते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सिंधिया जी की अगर बात किया जाए तो सिंधिया जी जो है वो एमपी में एक जगह है उज्जैन, तो ये बेसिकली उज्जैन पे इनका शासन या इनका प्रभुत्व या इनका प्रभाव था। ओके, तो सिंधिया जी जो है वो उज्जैन से बिलोंग करते थे। भोसले जी की अगर बात किया जाए तो भोसले जो हुआ करते थे वो जनरली नागपुर से आते थे। नागपुर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। अभी
आशा भोसले जी की मृत्यु हुई है। भोसले जी उनके भी नाम के आगे टाइटल है, ऐसा नहीं कि वो मतलब हो सकता है उनका एंसेस्टर लोग इसी से बिलोंग करते हों, बट भोसले जी आप जनरली में मेरे कहने का सिंसियरली इतना मतलब था कि भोसले जी कहाँ पे बेसिकली वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। तो उससे अगर चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो एक रफली आप गेस कर सकते हैं ना कि भोसले जी कहाँ पे राज करते रहे होंगे। तो नागपुर कहाँ है ये महाराष्ट्र में है। तो भोसले जी जो लेते मतलब भोसले होते थे वो लोग नागपुर पे राज करते थे। ओके, अभी चेन्नई सुपर किंग का एक कप्तान है जिनका नाम है गायकवाड़। गायकवाड़ को अगर रिसर्च करेंगे आप तो देखिए उनकी उनकी जो जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस राज्य से बिलोंग करते थे। ओके, तो इससे क्या होता है, हम ये नहीं कह रहे कि वो उसी पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करते, बट नाम या टाइटल से अगर आप देखेंगे ना तो एक हमें रफ आइडिया लग जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे और वो किस क्षेत्र में राज कर रहे होंगे। तो गायकवाड़ की अगर बात किया जाए तो ये लोग बड़ौदा में अपना राज करते थे। ओके, इससे मैच हो गया। अब बचा एक ही ऑप्शन होलकर। होलकर की अगर बात करें तो होलकर साहब लोग इंदौर पे राज करते थे। ओके, एक एक करके अब हम लोग मैच करा देते हैं। सिंधिया उज्जैन, यानी एक का सी हो गया, एक का सी इसमें है, एक का सी इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी चला गया। अब सवाल आता है एक का सी हो गया, दो को मैच कराते हैं होलकर। होलकर को अगर मैच कराना है, दो का ए है, दो का ए का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ओके, बाकी ये लोग आप अपने से समझिएगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि सिंधिया का जो साम्राज्य था वो उज्जैन में था, होलकर जो है उनका प्रभाव इंदौर में था, गायकवाड़ का बड़ौदा में था, भोसले का नागपुर में था। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति जो है वो चित्पावन ब्राह्मण हो। अच्छा, वही सवाल रिपीट कर दिया है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। ओके, सवाल देखिए, ये सवाल जो अभी में आपके सामने दिख रहा है इसके एक सवाल के पहले ये वाला सवाल देखिए, एग्जैक्ट सेम सवाल है, बस फर्क इतना है यहाँ पे डैश दे के पूछ लिया था कि वो कौन थे, तो आंसर था चित्पावन ब्राह्मण। यहाँ पे चित्पावन ब्राह्मण को मेंशन भी कर दिया है, लेकिन ये पूछ लिया है कि किस मतलब जगह को वो राजधानी बनाए। तो सवाल को पूरा पढ़ते हैं पहले। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी जो शक्ति है चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? पहला कह रहा है सतारा, ऑप्शन बी कह रहा है नागपुर, ऑप्शन सी कह रहा है नासिक, ऑप्शन डी कह रहा है पूना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पूना। तो पूना को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत जो है वो छापा मार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन से लोग थे जो कि छापा मार या गुरिल्ला रणनीति से युद्ध किया करते थे? ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है मराठा, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटिश, ऑप्शन सी कह रहा है मुगल, ऑप्शन डी कह रहा है नायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठा जो शासक थे वो आप कह लीजिए कि छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करते थे युद्ध के दौरान, और खासकर इसके लिए बहुत फेमस थे शिवाजी। शिवाजी इस युद्ध के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि वो इस युद्ध का बहुतायत में उपयोग किया करते थे। ओके, कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध या छापामार रणनीति जो है या गुरिल्ला वार जो है बेसिकली वो शिवाजी के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनाई गई थी या पाई गई थी? ओके, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद क्या होता है? यानी अष्ट का मतलब क्या हो रहा है? अष्ट माने होता है 8 और प्रधान माने क्या होता है? मुखिया। यानी ऐसी मंत्रिपरिषद या ऐसा कैबिनेट जिसमें 8 लोग हेड होते थे अलग अलग, उन्हें अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद कहा जाता था। अगर आज के समय में देखा जाए तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो ये एक मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के हेड होते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग जो मंत्री होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया यानी गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब अलग अलग मंत्री हैं और इनके एक मतलब बेसिकली देखा जाए अलग अलग मंत्रालय है, इसके एक एक मंत्री हुआ करते हैं, अलग अलग नाम उनका है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब है कि जैसे आज के समय में क्या हो रहा है कि कैबिनेट को कौन लीड करता है? प्रधानमंत्री लीड करते हैं, लेकिन जो अलग अलग कैबिनेट है यानी अलग अलग जो मंत्रालय है उसको एक एक मंत्री जो है लीड करते थे। ठीक उसी तरीके से जो अगर देखा जाए अष्टप्रधान एक मंत्रिपरिषद होती थी जो कि मराठों के समय में हुआ करता था, बहुत ढेर सारा, इसमें 8 मंत्री होते थे, 8 प्रधान होते थे और उनकी एक कैबिनेट बनाई जाती थी जो कि अलग अलग मतलब आप कह लीजिए कि क्षेत्र के मंत्री हुआ करते थे। ओके, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान ये मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो अगर ये अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो ये बेसिकली देखा जाए तो मराठा शासन में शिवाजी की सहायता करने के लिए ये मंत्रिपरिषद के गठन किया गया था। ओके,
ये मराठा के समय में हुआ था और शिवाजी जो थे, महाराज शिवाजी, उनकी सहायता के लिए, उनकी शिवाजी की सहायता के लिए, शिवाजी की सहायता के लिए इसका गठन किया गया था। ओके, जैसे आज के समय में देखा जाए तो मोदी जी की सहायता करने के लिए अलग अलग मंत्री जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय शिवाजी क्या थे, वहाँ के राजा थे और इनकी सहायता के लिए अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, जिनमें 8 मंत्री जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को होल्ड करते थे और वो इनकी सहायता करते थे शिवाजी की। ओके, इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो मंत्री थे वो सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे, यानी जितने भी इस अष्टप्रधान में मंत्री हुआ करते थे, जो इनके अलग अलग मंत्रालय के हेड हुआ करते थे, वो डायरेक्टली शिवाजी को रिपोर्ट करते थे। ओके, यानी उनके प्रति उत्तरदायी थे और एक विभाग का प्रमुख हुआ करता था एक मंत्री। अच्छा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनी थी जब शिवाजी के समय में, तो उस समय ये जो थी ना उनकी, आप कह लीजिए कि काबिलियत के बेस पे लिया जाता था। ऐसा नहीं था कि मतलब हेरिडेटरी यानी आनुवंशिकता के बेस पे इनको नहीं लिया जाता था कि भैया हम बन गए तो हमारा बच्चा बनेगा, ऐसा नहीं था। जब शिवाजी राज करते थे, जब उस समय ये अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, तो ये उनके दौरान में ये काबिलियत के बेस पे लिया जाता था, जो बंदा काबिल होगा वही इसमें हेड बनेगा, लीड करेगा। ओके, तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी किसके राज में, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या शिवाजी। तो मैंने बताया कि ये मराठा साम्राज्य के समय बनाया गया था, शिवाजी की हेल्प करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, हिंट इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा आपको मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की, यानी 8 मंत्रियों की। तो जैसे पहले जो बनाए जाते थे उनका नाम था पेशवा, पेशवा कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, प्रधानमंत्री। ओके, पेशवा या पीएम हुआ करते थे। दूसरे की अगर हम लोग बात करें उनको बोलते थे अमात्य, अमात्य। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो बनते थे वो मंत्री बनते थे। अभी मैं बता दूंगा कि इनके इनके काम क्या क्या थे, ये किस चीज़ को लीड करते थे। चौथा जो है आपका वो सचिव बनते थे, सचिव। ये सब पद का नाम बता रहा हूँ कि पांचवा जो है वो आपके सुमंत बनते थे, सुमंत। जो छठे जो बनते थे वो आपके सेनापति बनते थे, सेनापति। सातवें जो बनते थे, सातवां जो बनते थे वो न्यायाधीश बनते थे। कौन, न्यायाधीश। इसके अलावा 8वां जो है लास्ट बनते थे वो आपके बनते थे पंडित राव। कौन बनते थे भैया, पंडित राव। ओके, ये हो गया मोटे तौर पे 8 आप कह लीजिए कि मंत्रिपरिषद के 8 मेंबरों का। अच्छा, अब हम लोग को थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल समझ लेते हैं कि जो पेशवा बनते थे, वो पेशवा जो होते थे वो मुखिया होते थे, वो प्रधान होते थे, प्रधानमंत्री होते थे बेसिकली। वो शासन का प्रमुख सलाहकार भी हुआ करते थे, यानी अगर 8 में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद इन्हीं का था, जो कि डायरेक्टली ये शिवाजी के कंट्रोल में या शिवाजी को डायरेक्टली ये रिपोर्ट करने का काम करते थे। तो पेशवा जो हुआ करते थे ये प्रधानमंत्री के रूप में भी कहलाते थे उस समय, और ये शासन के प्रमुख सलाहकार होते थे। अमात्य की अगर बात किया जाए, अमात्य वाला जो ऑप्शन दे रखा है, अमात्य जो होते हैं ना उसमें वित्त मंत्री होते थे, वित्त मंत्री। आज के जैसे आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं, वैसे उस समय जो वित्त मंत्रालय होता था उसको जो लीड करते थे, यानी वित्त मंत्री जो हुआ करते थे, उन्हें अमात्य के नाम से जाना जाता था। ओके, इसके अलावा जो तीसरा है वो मंत्री जी हैं। मंत्री जी की अगर बात किया जाए तो बेसिकली जो ये है दरबार की जो कार्रवाई होती थी या जो डेली रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी या घटनाएं होती थी उसका लेखा जोखा ये लोग रखते थे। सचिव की बात किया जाए तो सचिव जो है शाही पत्र व्यवहार का प्रभारी होते थे, यानी जो पत्र व्यवहार होता था, एक राजा दूसरे राजा को चिट्ठी पहुंचाएगा या वहाँ से यहाँ आएगा, तो जो भी उनके बीच में मीडिएटर का काम करते थे वो सचिव जी हुआ करते थे। सुमंत जी की अगर बात किया जाए, यानी सुमंत जो पद धारण करते थे वो बेसिकली क्या काम करते थे, तो ये विदेश मंत्रालय होता था। आज के समय में अगर देखा जाए तो सुमंत जो विदेश मंत्रालय उसमें हुआ करता था, आज का फाइनेंस मतलब फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। कौन, सुमंत। सेनापति की बात किया जाए तो नाम से ही जाहिर है कि ये सेनाओं का यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को डील करते होंगे, ये सेना के प्रमुख हुआ करते होंगे, यानी उस समय की जो सेना यानी डिफेंस मिनिस्ट्री थी बेसिकली, वो उस सेनापति उसको लीड किया करते थे। न्यायाधीश की अगर बात करें तो आप इसको भी देख के गेस कर सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता होगा वही न्यायाधीश होता होगा। पंडित राव की अगर बात किया जाए, पंडित राव नाम में लग रहा है कि पंडित राव। ओके, तो पंडित राव की अगर बात किया जाए तो ये धर्म और दान संबंधी कार्यों का प्रमुख हुआ करते थे। धर्म एंड दान संबंधी कार्यों का प्रमुख
हुआ करते थे। कौन? पंडित राव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके समझ आ गए होंगे। पेशवा हो गए, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव, इनका क्या क्या काम था मैंने आपको बता दिया। ये किस साम्राज्य में मतलब बनाए गए थे ये भी मैंने बता दिया। ये किन की सहायता करते थे वो भी मैंने बता दिया। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकते थे मैंने सारा आपको बता दिया। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से, जस्ट मिनट, निम्नलिखित में से कौन से संत जो हैं वो शिवाजी के समकालीन थे? ओके, सवाल कहना चाह रहा है, जैसे चार ऑप्शन दे रखा है, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य, इन चारों लोगों में से वो कौन से संत थे जो कि शिवाजी के समकालीन थे? ओके, तो शिवाजी के समकालीन थे, इसका मतलब पहले शिवाजी के बारे में जान लेते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। अब सवाल ये आता है कि इन्हीं इसी रेंज के बीच में जिनका लाइफ होगा वो उनके समकालीन रहे होंगे। समकालीन का मतलब क्या होता है कि अपने आज समान जो उम्र वाले हों, समान समय में जो रह रहे हों। जैसे आज हम लोग हैं तो हम लोग के जो दोस्त यार हैं वो हमारे समकालीन हुए। जब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल पहले बाद में बात होगी तो अगर आप लोग कुछ इतना अच्छा काम कर जाएंगे कि आपको मतलब सदियों में, मतलब आप कह लीजिए इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाए, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, तो आप दो दोस्तों को बोलेंगे कि भैया ये इनके समकालीन थे। उस चीज़ को बोलते हैं समकालीन। ओके, तुकाराम की अगर बात किया जाए तो तुकाराम जी का जो साइकिल था बेसिकली वो 1608 से लेकर के 1650 के ईस्वी तक देखने को मिलेगा। 1608 से 1650। चैतन्य जी की अगर बात किया जाए तो चैतन्य जी जो थे वो 1486 से लेकर के 1533 ईस्वी तक ये काम करते थे। ओके, इसके अलावा बात किया जाए नामदेव जी का, तो नामदेव जी का जो आप कह लीजिए कि जीवन काल था वो 1270 से लेकर के 1350 के आसपास था। 1270 से लेकर 1350 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम लोग शंकराचार्य जी की बात करें तो ये 788 से लेकर के 820 के आसपास इनका लाइफ साइकिल था बेसिकली। तो आप यहाँ पे खुद ही एक तरीके से, अगर आपको ये इतना पता हो कि किस साल मतलब कितनी रेंज थी इन लोगों की, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि शिवाजी के समकालीन कौन थे। ये 788 की बात कर रहा है, शिवाजी थे 1630 यानी 1650 वाले अगर ईयर की बात करें तो आपको बात समझ आता था। शंकराचार्य तो नहीं होने वाले। चैतन्य जी की अगर बात किया जाए तो ये 1486 से लेकर 1533 था, ये शिवाजी के बहुत पहले थे तो ये भी नहीं होंगे। नामदेव जी की अगर बात किया जाए तो ये 1270 से लेकर 1350 तक थे और शिवाजी थे 1630 से लेकर 1680, ये भी नहीं होने वाले। तो बचा एक ही ऑप्शन तुकाराम जी। तुकाराम जी इसके करेक्ट आंसर भी हो जाएंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो तुकाराम जी का जो लाइफ साइकिल था वो 1608 से लेकर के 1650 तक था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो 1600 मैच करा थोड़ा सा, तो ये तुकाराम जी जो हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, यानी युद्ध हुआ, दुश्मनी हुई, वैमनस्य बढ़ा? ओके, तो अकबर हुए, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब? तो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, ये हुआ था बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब और मराठों यानी शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ था। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, औरंगजेब के मध्य जो है युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1657 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1657 में। ओके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आधुनिक भारत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको लगभग 3 सवाल कम से कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में इस पूरे सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और पूरा अच्छे तरीके से इसको मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी या पढ़े हुए हैं, अगर आपको बहुत नहीं आता तब भी आप अगर इसको 1-2 बार वीडियो को सुन लेंगे तो आप आसानी से कम इसके सवालों को आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो आज इस सीरीज़ का जो ये पहला लेक्चर है इसको मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि कितने लेक्चर में ख़त्म करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल है इसी से आएगा और सबसे ज़्यादा सवाल PYQ में आया है इसी में है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सीरीज़ लंबी चलेगी। ओके, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझा के इसको फिनिश कर रहा हूँ, अदरवाइज़ सिर्फ आंसर बताना होता तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन वो ना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और ना हमें उतना ईजिली मतलब ऐसे आंसर और क्वेश्चन बताने का कोई मतलब भी मुझे नहीं लगता। ओके, तो यानी जो बात होगी बहुत डिटेल में होगी, बहुत डिस्कस के साथ होगी और चारों ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से समझते हुए होगी। ओके, और कुछ नया टेक्निक, कुछ निमोनिक्स या कुछ कह लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से होंगे तो मैं एक्स्ट्रा जो पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो इसके
आगे के सवाल होंगे उसको लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।